क्या एक पत्रकार को राजनीतिक बयान देना चाहिए? पत्रकार को कभी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। और क्या एक नेता को जो है पत्रकार के ऊपर 8 FIR कर देना चाहिए? मैं वीडियो बनाता था, बहुत सारे वीडियो में जो है अपशब्द का इस्तेमाल कर देता था। मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, माफी मांग रहा हूँ मैं। जरा सोचिए, मनीष कश्यप जो एक छोटा सा चैनल चलाता था, उस चैनल के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया, सभी के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया। जरा सोचिए, मनीष कश्यप जो एक छोटा सा चैनल चलाता था, उस चैनल के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया, सभी के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया। नमस्कार, इन खबर के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम है बतकही और हमारे साथ हैं पत्रकार मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चर्चे में है, बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, कई बार बहुत आक्रामक होते हैं। 9 महीने जेल में बिता के आए हैं, 10 से ज़्यादा मुकदमे और NS से सब कुछ हटा तब बाहर आए। मनीष कश्यप से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, इस संघर्ष का सबक क्या है? इस संघर्ष का सबक ये है कि आप सही ढंग से काम करें, सही तरीके से काम करें और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें। तो आपके साथ अगर आपके विरोधी चाहे जितना भी ताकत क्यों ना लगा लें, एक ना एक दिन आप निर्दोष तरीके से जो है वो जेल के सलाखों से बाहर आ ही जाएंगे। अगर मैं देश विरोधी कोई काम किया होता, देश के खिलाफ कोई काम किया होता, तो जो मेरे खिलाफ धारा लगा था NSA 1947 में 15 अगस्त को 12 बजे रात को देश आजाद हो गया। उस रात से ही भारत के नेता जो है लगातार दिन रात प्रयास कर रहे हैं देश को आगे ले जाने का। लेकिन उस समय से लेके 2023 खत्म हो गया, 2024 आज 2 तारीख है, जनवरी महीना। आप बताइए कि कितने पत्रकार के ऊपर NSA लगा है। चलिए, मुझे पत्रकार मत मानिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ। कितने यूट्यूबर के ऊपर NSA लगा है? बीच में टोकूंगा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ, पत्रकार नहीं हूँ? क्योंकि मैंने और भी देखा कई जगह। देखिए, जब मैं जेल गया था तो मुझे कहीं भी बड़े मंच वाले लोगों ने मुझे पत्रकार नहीं बोला, हर जगह जो है मुझे यूट्यूबर बोला गया। तो भाई, यूट्यूबर होना कोई गुनाह थोड़ी है। यूट्यूब ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, हमें गर्व है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को जो है बिहार में और देश में इतना प्यार मिला और यूट्यूब के वजह से ही मिला। और जब मैं जेल में गया तो सब लोगों ने यूट्यूबर 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 बोला। तो यूट्यूबर ही सही, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं है कि मुझे कोई यूट्यूबर बोलता है, तो मुझे कहीं कुछ मतलब कि बुरा नहीं लगता है। ये सम्मान भी तो मिला कि जहाँ बड़ा कैमरा नहीं पहुँचता है वहाँ आप पहुँचते हैं। यानी वो इंटरव्यू आपने बहुत ध्यान से देखा है। ये बात सही है कि जहाँ बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी भी मजबूरी है, उनका भी लिमिटेशंस है। अब हर जगह हर कोई नहीं पहुंच सकता है। वहाँ पे छोटे छोटे चैनलों के छोटे छोटे मोबाइल के कैमरे जो है पहुंच जा रहे हैं और चीज़ों को दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी का अभाव है, नॉलेज की कमी है, और जो गलत चीज़ों को भी दिखा देते हैं, गलत चीज़ों को भी गलत तरीके से ही दिखा देते हैं। तो वहाँ पे कुछ सुधार की ज़रूरत होनी चाहिए। तो यूट्यूबर लोगों से मैं विनती भी करूंगा कि जहां बड़े कैमरे नहीं पहुंच रहे हैं वहां हमारे छोटे कैमरे पहुंच रहे हैं। तो इन छोटे कैमरों को जो है वो छोटा नहीं करना है, हमें और बड़ा करना है। तो इसके लिए जो है हम जो चीजें दिखा रहे हैं, ध्यान रखना है हमें कि हम उस चीज को सही ढंग से दिखा रहे हैं या गलत ढंग से। हमें उस चीज को सही ढंग से दिखाना चाहिए। मनीष कश्यप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? क्या धीरे धीरे बोलने पे या क्या बात संयमित बोलने पे क्या आवाज नहीं बात पहुंचती करते हैं है? सर? जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। अब बताइए ना, सरकार को उन माओं का दर्द नहीं दिख रहा है जिनके बच्चे का इलाज जो है अस्पतालों में नहीं हो रहा है? उस बाप का दर्द नहीं दिख रहा है जो अपने बेटे को जो है पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ग्रेजुएशन जो है बिहार में 3 साल के जगह पे 6 साल में कंप्लीट हो रहा है? उस किसान का दर्द नहीं, उस किसान की पुकार जो है सरकार को क्यों नहीं सुनाई दे रही है? जिस किसान का जो है खेत जो है वो बाढ़ के पानी में जो है वो पूरा फसल जो है बर्बाद हो जाता है, उसको समय पे बीज नहीं मिलता है, उसको समय पे खाद नहीं मिलता है। क्या उस बिहार की भूमि की पुकार जो है सरकार को नहीं सुनाई दे रही है, जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारा एक समृद्ध इतिहास हुआ करता था,
हम एक समृद्ध राज हुआ करते थे, जिस राज्य के राजा जो है मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, वो बिहार आज बर्बाद हो गया। अगर धीरे बोलने से सरकार को सुनाई दे दे तो हम लोग धीरे ही बोलेंगे, जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां गूंगी और बहरी दोनों सरकारें हो जाए तो वहां पे चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। आपके भी कम्युनिटी में यानी यूट्यूबर्स में मैंने जितना रीड किया है, कई गुट बने हुए हैं और एक गुट आपके ऊपर अटैक करता है, प्लस आपके पॉलिटिकल भी अपोनेंट हैं। तो वो ये आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। देखिए, मैंने 5,000 वीडियो बनाया है। आप यूट्यूब देखते हैं, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ। आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। मैं खुल के बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बोला कि 5,000 में से 4,000 वीडियो तो मैंने बीजेपी शासित प्रदेशों में बनाया है और बीजेपी शासित प्रदेश के सरकारों से सवाल किया है। जैसे जब मैंने शुरुआत किया था उस समय बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार थी। मैं एम्बुलेंस में चढ़-चढ़ के वीडियो बनाता था, अस्पताल में घुस-घुस के वीडियो बनाता था, ब्लॉक में घुस के वीडियो बनाता था। कमाल की बात यह है कि मनीष कश्यप सबसे ज़्यादा रोड पे और नाला पे वीडियो बनाया है। और नेशनल हाईवे पे जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसके मंत्री जो है नितिन गडकरी है। और बिहार में जो है अभी इस सरकार से पहले नितिन नवीन मंत्री थे। तो जब मैं उस सरकार से पूछता था सवाल तो ठीक है। जब मैं ये सरकार आई, ये सत्ता के सिंहासन पे बैठे तो इनसे सवाल पूछ दिया तो मैं भाजपाई हो गया। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, जब मीडिया निष्पक्ष तरीके से राष्ट्र की बात करता है और सरकार से सवाल पूछता है तो ठीक है, और जब विपक्षी पार्टियों से उनके राज्य की सरकारों से सवाल पूछ देता है तो विपक्षी पार्टी कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप गोदी पत्रकार हैं? आप बताइए, आपसे ये सवाल है मेरा, है जवाब? क्या आप गोदी पत्रकार हैं? बताइए। ऐसे ही दो गुट बन गए हैं। हाँ। जब आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप गोदी पत्रकार हैं, तो दो गुट बन गए हैं। एक गोदी मीडिया कहा जाता है और एक सुपारी मीडिया कहा जाता है, जो सुपारी लेकर के बैठा हुआ। तो क्या मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, क्या आप गोदी पत्रकार हैं? नहीं। कैसे कोई मान लेगा कि हम गोदी पत्रकार हैं? आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं। जब देश की बात करते हैं तो भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से सवाल करते हैं तो चलो ठीक है। जहां इंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस के सरकारों से सवाल करते हैं तो वहां पे आप गोदी पत्रकार हो जाते हैं। जहां अगर कोई दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करता है, कोई भी, वो हिंदू हो या कोई भी हो, वहां पे सवाल करते हैं तो ठीक है। जहां सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जाता है वहां पे सवाल कर देते हैं तो आप गोदी पत्रकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? आखिर ये इतना बड़ा दीवार जो है बीच में खड़ा आखिर किसने कर दिया? और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास आखिर कौन करेगा? हम और आप करेंगे। तो अगर मैं बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाया, वहां के सरकारों से सवाल किया तो ठीक है, और जब मैं बिहार में जदयू और आरजेडी की सरकार आ गई, इनसे सवाल किया तो मैं भाजपाई हो गया। ऐसा नहीं है। जैसा आपने पूछा गोदी मीडिया को लेकर के, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या एक पत्रकार को राजनीतिक बयान देना चाहिए? पत्रकार को कभी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। और क्या एक नेता को जो है पत्रकार के ऊपर 8 FIR कर देना चाहिए? नेता की तो बात ही मत कीजिए। नेता ने तो जो किया कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन मेरा सवाल, चूंकि मनीष कश्यप आज मेरे साथ है, क्या मनीष कश्यप को ये बोलना चाहिए कि 6 महीने में मैं सरकार गिरा दूंगा? राजनीतिक बयान क्यों देना चाहिए एक पत्रकार? जरा सोचिए, उस मनीष कश्यप के ऊपर 8 FIR उस तारीख तक हो चुका था। 8 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, 8 मार्च का वो वीडियो है। उसके पहले 8 FIR मेरे ऊपर हो चुका था। जरा सोचिए, मनीष कश्यप जो एक छोटा सा चैनल चलाता था, उस चैनल के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया। सभी के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया। जरा सोचिए, मनीष कश्यप जो एक छोटा सा चैनल चलाता था, उस चैनल के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया। सभी के सभी लोगों के ऊपर FIR हो गया। अब मैं नहीं बोलता, कैसे मैंने सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों से मैं सवाल नहीं करता? पता है आपको, इस देश में एक व्यक्ति जो है 3 बार प्रधानमंत्री बने, नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। वो क्या करते थे आपको पता है? राष्ट्र धर्म और पंचजन में संपादक थे। उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब जो है पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला दबा सकता है, और इस प्रकार से गला दबाएगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। ये मेरा कहना नहीं है। जो इस देश के सबसे पावरफुल कुर्सी पे बैठे अटल बिहारी वाजपेयी और 3 बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा, 1950 में उनके साथ यही हुआ। जब उन्हें समस्या हुआ, पत्रकारिता करने में उन्हें दिक्कत हुआ,
तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया सबको पता है। एक बार सांसद बने, जब सदन में गए तो उन्होंने सवाल किया, पंडित नेहरू से सवाल किया, पूछा उनसे, तो नेहरू जी ने कहा कि सरकार चलाना इतना आसान है क्या? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसको भी ईगो पे ले लिए कि चलो ठीक है, देखते हैं कि सरकार चलाना कितना मुश्किल है। नेहरू जी ने कहा एक बार आप सरकार चला के दिखाइए, दिखाइएगा तब आपको पता चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार सरकार चला के दिखा दिया। अगर उस समय आप ये सवाल अटल बिहारी वाजपेयी से पूछे होते कि क्या एक पत्रकार को जो है वो सांसद बनना चाहिए, क्या एक पत्रकार को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो शायद हमारे देश में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं मिलते। उन्होंने दिखा दिया कि जब सरकार जो है आपका गला दबाएगा तो आप सरकार का प्रतिकार कीजिए। मेरे ऊपर 8 FIR हो गया। मेरी नानी को 4th स्टेज का कैंसर है, पता है आपको? उनका इलाज जो है पटना के, मैं अपने भाड़े वाले फ्लैट पे रख के कराता था, एम्स अस्पताल में कराता था। पता है उनका पिछले 9 महीने से इलाज नहीं हुआ। सरकार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सरकार का दर्द आपको दिखता है, सरकार के लिए आप सवाल कर रहे हैं, मेरे दर्द को कौन दिखाएगा? मेरे लिए कौन सवाल करेगा? मेरी नानी जो है आज मर जाएंगी कि कल मर जाएंगी, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए जिंदा थी ये 9 महीना। वो मेरे अलावा किसी को पहचानती भी नहीं है, किसी को नहीं पहचानती है। जब मैं गया तो मेरे चेहरे पे उन्होंने हाथ रखा और हाथ रखने के बाद वो रोने लगी, बेहोश हो गई वो नानी मेरी। जरा बताइए कि सरकार का ये धर्म है क्या कि किसी का गला दबाए, किसी का परिवार को उजाड़ दे, किसी के घर का कुर्की कर दे? अब बताइए ना, 1947 से लेके 2023 तक किस पत्रकार के घर का कुर्की हुआ है? एक नाम बताइए आप, एक नाम, सिर्फ एक सिंगल नाम। देश जब से आजाद हुआ है तब से लेके आज तक किसी एक पत्रकार का घर का कुर्की हुआ हो? चलिए हमको पत्रकार मत मानिए, हम यूट्यूबर हैं, किसी एक यूट्यूबर का नाम बताइए जिसके घर का कुर्की हुआ हो। मेरे घर का कुर्की हुआ। इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगा, हाँ, वो गलत था, सिरे से गलत था, इसमें हाँ, तो कोई विवाद है ही नहीं। हाँ, आपने 10 मुकदमे ठोक दिए, वो भी किस आधार पे 10 मुकदमे 2 राज्यों में किए, उसमें भी कोई बहस नहीं। हम तो सिर्फ मनीष कश्यप से बात कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या बाद में आपने सोचा, क्योंकि 9 महीने वक्त जेल में आपने गुजारा, तो ऐसा लगा कि मनीष कश्यप से कहां कहां इस संघर्ष में, इस लड़ाई में चूक हुई है? नहीं, मैं इसके पहले मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन इस लड़ाई में मैंने कहीं गलती नहीं किया। मैं वीडियो बनाता था, बहुत सारे वीडियो में जो है अपशब्द का इस्तेमाल कर देता था। मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, माफी मांग रहा हूँ। मैं, मौका दीजिए आप लोग। मैं नए साल में मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं कभी भी वीडियो में जो है वो अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन इस लड़ाई में मनीष कश्यप कहीं गलत नहीं था। मजदूरों के लिए आवाज उठाया था मैं, और कहीं मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया था, कहीं नहीं। हालांकि सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि कोई भी आदमी जेल जाता है तो उसको 7 दिन में एक बार 30 मिनट का मौका दीजिए कि वो अपनी बातों को जो है मीडिया के सामने रख सके। क्योंकि मीडिया जब मेरे खिलाफ गलत चीजें दिखा रहा था, जब ये बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप ने सरेंडर नहीं किया, मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए हैं, ये बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप फेक वीडियो बना है, तो ये सारी चीजें जज तक भी पहुंचता है, तो ट्रायल में जो है दिक्कत होता है, ये चीजें है। अब मैं निकला हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कहीं फेक वीडियो नहीं बनाया था, मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया था। मेरे से पहले जो है इस देश के तमाम बड़े चैनलों से लेके बड़े अखबार, बड़े नेताओं ने भी सवाल किया उस मुद्दे पे। किसी को परेशान नहीं किया गया, मनीष कश्यप को परेशान किया गया। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि बिहार में एगो राजा के बेटा है जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। उनको लगता है कि उनका उम्र 35 साल है, मनीष कश्यप का उम्र 31 साल है, दोनों के उम्र में सिर्फ 4 साल का गैप है। कहीं भविष्य में मनीष कश्यप मेरे लिए खतरा तो नहीं बन जाए, तो इसीलिए इसको साइड कर दिया जाए। चलिए, आपने पूछा कि 180 दिन का मैं 180 दिन क्यों बोल दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरे ऊपर से NSA नहीं हटता तो क्या आप मुझे इंसाफ दिलाते? क्या आप मुझे यहाँ पे बिठा के पूछते सवाल? अगर NSA नहीं हटता, 3-4 साल बाद मैं जेल से बाहर निकलता, तो मैं किस दर्द में रहता। एक देशभक्त जो अपने देश के लिए समर्पित है, जान लुटाने के लिए तैयार है, अपने राज्य के लोगों के लिए समर्पित है, जान लुटाने के लिए भी तैयार है, उसके माथे पे जो है देशद्रोही का कलंक लग जाता, तब मैं क्या करता? तब आप मौका देते एक देशद्रोही को इस कुर्सी पे बैठा के? मौका देते? नहीं देते। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं, और भगवान ने भगवान के रूप में मुझे एक माँ दिया है,
वो माँ लड़ती रही, लड़ती रही, लड़ती रही। मेरा भाई लड़ता रहा, लड़ता। मैं अपने भाई से जो है 20-25 दिन में एक बार बात करता था, महीना में 2 बार बात होता था। सिर्फ माँ से 3-4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में एक बार बातचीत होता था। लेकिन इस केस ने सिखा दिया मुझे। मेरा भाई जो है मेरे पीठ पे खड़ा रहा। मेरे भाई का नौकरी छूट गया, आपको पता है? बैंक में नौकरी करता था, 60-70 हजार रुपया उसका सैलरी था, नौकरी छूट गया। भाई ईएमआई पे दिल्ली में फ्लैट लिया है, ईएमआई भर नहीं पाया है। भाई ने अपना गहना बेच दिया, जो शादी हुआ था उसको जो सोना मिला था, उसकी पत्नी को जो है गहना मिला था, वो सारा गहना बेच दिया भाई ने। ये चीजें पता है आप लोगों तीन को? बातें मेरे पता है मेरे पिताजी पेंशन का पैसा निकाल के दिए, तब जो है हम लोगों ने वकील को फीस दिया। अरे इस दर्द को भी आप लोग समझिए। और ऐसे दर्द में सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप नहीं जी रहा है, ऐसे इससे भी बड़े बड़े दर्द में जो है ना, बिहार का लाखों नहीं करोड़ों लोग जी रहे हैं। जरा सोचिए, एक मजदूर जो है बिहार से बाहर काम करता है और उसे उम्मीद रहता है कि हम 6 महीना काम करेंगे तो हमें जो पैसा मिलेगा हम घर पे भेजेंगे, तो हमारा बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएगा। लेकिन जब वो बाहर 6 महीना काम करता है तो उसको ठेकेदार जो लोग होते हैं, जो दलाल लोग होते हैं, उसको मार के भगा देते हैं 2 महीना का सैलरी दे के। पूछिए मजदूरों से ये बात सत्य है कि नहीं? मजदूरों के ऊपर कभी बिहार के नेताओं ने चर्चा किया? उस दर्द को कौन नापेगा जिसके पिताजी का देहांत हो जाता है? वो बेचारा जो है बिहार से 3 दिन दूर, ट्रेन से आने में 3 दिन लगता है, केरल उरल में कहीं काम करता है तो 2 दिन लगता है, कश्मीर में कहीं काम करता है तो 3 दिन 2 दिन दूर रहता है, और उसके पिताजी का अंतिम संस्कार हो जाता है, वो अंतिम संस्कार में भी बिहार नहीं आ पाता है। इस दर्द को कौन समझेगा, कौन दिखाएगा इस दर्द को? चलिए ठीक है, मनीष कश्यप को सजा दीजिए, बिहार को तो बचा लीजिए। मैं बिहार के लिए, मैं जेल के अंदर फिर से जाने के लिए तैयार हूं। अगर बिहार को अगर कोई बचाने के लिए तैयार है तो मेरे यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दीजिए, मेरे फेसबुक पेज को डिलीट कर दीजिए। हालांकि इन लोगों ने गूगल और फेसबुक को आवेदन भी लिखा था कि मनीष कश्यप के यूट्यूब पेज को और फेसबुक यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को डिलीट किया जाए। गूगल और फेसबुक ने रिप्लाई दिया कि नहीं, हमारे पास जो कंटेंट है वो कंटेंट गलत नहीं, हम डिलीट नहीं कर सकते। इन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था। जरा सोचिए, इस प्रकार से मनीष कश्यप को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से अगर किसी नेता के बेटा के साथ अगर ऐसा हुआ रहता तो पूरे देश में भूचाल आ जाता, तबाही मच जाती, लाइन लग जाता, मीडिया वालों का लाइन लग जाता उसकी कहानी दिखाने के लिए। लेकिन एक आम आदमी के साथ, एक आम यूट्यूबर के साथ, एक बिहारी के साथ, एक ऐसे गांव से उठा हुआ व्यक्ति जिसका गांव जो है 3 तरफ से नदी से घिरा है, और साल में 4 महीना से 6 महीना तो उसके गांव के खेतों में पानी लगा रहता है, बाढ़ का। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप एक तरफा देख रहे हैं? आप ये सारा खंगाल लिए कि आपके साथ कोई मीडिया नहीं थी? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि कोई मीडिया नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग। अगर वो लोग नहीं सपोर्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा दर्द दिखाइए, मेरी कहानी दिखाइए, लेकिन साथ में उन बिहारी मजदूरों की भी कहानी दिखाइए। जो मान लीजिए कि आपका बेटा वो सपना संजोया है कि मैं ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट करके जो है ना आईएएस आईपीएस की तैयारी करूंगा और राजा बेटा बनूंगा, और आपके आंखों में जितने सपने जिंदा हैं, यानी मेरे बाप के आंखों में जितने सपने जिंदा हैं, उस सारे सपनों को पूरा करूंगा। बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और 6 साल तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। उस समय जो है ना, एक युवा का सपना नहीं मरता है, उसके बाप का भी सपना मर जाता है, उसकी माँ का भी सपना मर जाता है। जरा सोचिए, उन जिंदा सपनों को जो सरकार मार रहा है, इस मौत का जिम्मेवार कौन है? और इसके लिए संविधान में कौन सा धारा लगाया जाए और किस सरकार पे कैसे, किस प्रकार से कार्रवाई किया जाए, इस चीजों को भी दिखाया जाना चाहिए। आप लोग मौका दे रहे हैं मुझे बिहार पे बोलने का, बिहार के लोगों पे बोलने का, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन अगर एनएस से जो लगा था देशद्रोही का वो कलंक मेरे ऊपर से नहीं मिटता, तो क्या आप मौका देते मुझे? नहीं देते। ये कड़वा है लेकिन सत्य है। अच्छा, वो घटना क्या हुई थी मनीष, जो कहते हैं कि एक वीडियो आपने फेक बनाया था? नहीं, मैंने नहीं बनाया था। वो 3 लोग जो है पटना के जक्कनपुर में वीडियो बनाए थे, वो साजिश किया गया था। वो सरकार का साजिश था या प्रशासन का साजिश था? देखिए, सैकड़ों वीडियो जो है बिहार के मजदूरों का आ चुका था, तो अभी सारे मुद्दे को जो है झूठ साबित करना था। तो उसको झूठ साबित करने के लिए एक झूठा वीडियो बनवाया गया, और उस झूठे वीडियो में मनीष कश्यप को फंसा दिया गया। ना मनीष कश्यप के चैनल पे वो वीडियो था, और ना ही मनीष कश्यप का चेहरा उस वीडियो में था। उसके बावजूद जो है, जो 3 लोगों ने वीडियो बनाया, उन लोगों का वीडियो के वजह से जो है ना, मेरे ऊपर फिर से एफआईआर किया गया। उस वीडियो के पहले भी मेरे ऊपर एफआईआर हो चुका था। 3/23 जो एफआईआर नंबर है यूयू का, पटना का,
वो उस वीडियो से पहले हुआ। 4/23 एफआईआर नंबर है, वो भी उस वीडियो से पहले हुआ। 5/23 जो एफआईआर हुआ वो उस वीडियो का एफआईआर है। तो आधी सच्चाई दुनिया को पता है। आपने क्या किया था उस वीडियो में? कुछ नहीं, पोस्ट डाला था? मैंने वहां से मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, मैंने ट्विटर पे डाला। मैंने पूछा क्या कि इस वीडियो में जिन लोगों ने इस वीडियो को बनाया उनका मोबाइल नंबर उस स्क्रीनशॉट में था, कि उनका मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट में है। इनसे पूछा जाए कि वीडियो सही है कि गलत है। अगर वीडियो गलत है तो जो वीडियो बनाया है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अगर वीडियो सही है तो मजदूरों को बचाया जाए। क्या ये गुनाह है? क्या इतना पूछ देना गुनाह है? ये ट्विटर पे ये ट्वीट भी है, ये ट्वीट भी है, जाके देख लीजिए। अब इतना पूछ देने से जो है ना, मेरे ऊपर 5वां नंबर एफआईआर कर दिया गया। उसके पहले और हो चुका था, 5वां नंबर एफआईआर कर दिया गया। ये सच्चाई है। तो आपसे एक खुल के सवाल पूछता हूँ, वहां पे बिहार सरकार में नीतीश कुमार आपसे खफा है कि तेजस्वी यादव खफा है? चांदी का चम्मच जो लेके पैदा हुए वो खपा है। मैंने नीतीश कुमार इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे। उस समय भी मैं वीडियो बनाता था। थाने में गाड़ियां नहीं होती थी, मैंने वीडियो बनाया। 2-4 थाने में कबाड़ा गाड़ियों का वीडियो बनाया। 1000 गाड़ी खरीद के थाने में दिया गया, नया नया गाड़ी खरीद के दिया गया। एम्बुलेंस सड़ रहा था, मैं एम्बुलेंस पे चढ़ के वीडियो बनाने वाला इकलौता पत्रकार हूँ। एम्बुलेंस के ऊपर, सड़े हुए एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ के मैंने मोतिहारी में, जहाँ के सांसद राधा मोहन सिंह जी हैं, बीजेपी के सांसद है, उस समय बीजेपी की सरकार थी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीजेपी के थे, उस समय मैंने वीडियो बनाया। बिहार सरकार ने 1000 एम्बुलेंस खरीदा। मंगल पांडे जी के कार्यकाल के दौरान उस वीडियो का असर हुआ, 1000 एम्बुलेंस खरीदा गया। थानों में जो है गाड़ियां खरीदी गई। उस समय तो मेरा गला दबाने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि इन लोगों को भी मैंने नहीं बख्शा। इन लोगों के भी खिलाफ जो है जहां भी मौका मिला वहां वीडियो बनाया। एक वीडियो मैंने आपका देखा था तेज प्रताप यादव के साथ, बहुत सहृदयता से उसमें बहुत अच्छा वीडियो। हाँ हाँ, बात हो रही है उसमें। आखिरकार कहाँ आकर के बात खटक गई? वही उम्र, राजा का बेटा राजा बनना चाहता है, और यहाँ पे लोग जो है राजा के बेटा को राजा के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। और उस बीच में जो है लोगों ने मुझे प्यार देना शुरू किया, तो इन लोगों को लगा कि अरे यार, एगो बाढ़ वाला 73 गांव का जो महानवा डुमरी, मेरा गांव जो है पूरा बाढ़ में डूबा रहता है, पता कीजिएगा। और मैंने एक वीडियो जो है 4 साल पहले डाला था। सीओ ने बोला था सरिस्वा बाजार में कि अरे आपके गांव में जाने का रास्ता नहीं है तो राहत शिविर राहत कैसे पहुंचाऊं। जरा सोचिए, उस गांव से हूं जहां पे एक सीओ अंचला अधिकारी जो है वीडियो में बोला था 4 साल पहले, वो यूट्यूब पे वीडियो है, कि आपके गांव में बाढ़ आ गया है, जाने का रास्ता तक नहीं है, तो मैं राहत कहां से पहुंचाऊं। जबकि नियम है कि अगर कोई भी गांव, कोई भी शहर 24 घंटा अगर कट जाता है बाढ़ के पानी में, तो अगर राहत नहीं जाता है तो हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाना है। मेरा वो गांव है जहां पे राहत शिविर भी बिहार सरकार का नहीं पहुंच पाता है, राहत भी नहीं पहुंच पाता है। उस गांव से उठा हुआ बच्चा को जब बिहार के लोगों ने भर भर के प्यार देना शुरू किया, आगे बढ़ाना शुरू किया, तो इन लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हम, राजा के बेटा हम, यहाँ पे जो है कोई गरीब का बच्चा, कोई फौजी का बच्चा, जो कोई मिडिल क्लास का बच्चा जो है आगे कैसे बढ़ जाएगा, इसको कुचलो, इसको साइड करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी बिहार के दशरथ मांझी हैं जिन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। उसी बिहार की माँ सीता है जिन्होंने दुनिया का सारा कष्ट झेलते हुए जो है ना लौह कुश को जन्म दिया। उसी बिहार के वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। उसी बिहार के गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने बताया था कि बाज से मैं चिड़ियों को लड़ा दूं और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। उसी बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी बिहार में महावीर का जन्म हुआ। उसी बिहार में एक दुबला पतला सा व्यक्ति गुजरात के पोरबंदर से आता है जिसका नाम जो है महात्मा गांधी होता है। और जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह करता है तो वो गांधी जो है, जिसका नाम सिर्फ गांधी रहता है, मोहनदास करमचंद गांधी, और बिहार में जब चंपारण सत्याग्रह करता है तो उसके बाद से उसी आदमी का नाम जो है महात्मा गांधी हो जाता है। वहां से हम लोग हैं। तो जैसे आपने तेज प्रताप का वो बनाया था वीडियो, कभी तेजस्वी से मुलाकात आमने सामने हुई, बातचीत हुई है, कोई वीडियो बनाया है? घमंडी लोग जो है ना, वो लोग जो है अच्छी चीजों को नहीं समझ पाते। अच्छी चीजों को समझते, शायद उन्हें घमंड नहीं होता तो शायद वो मिलने का प्रयास करते, चीजों को समझने का प्रयास करते, पूछते। मैं भी एक नोन चेहरा था, बुलाते मुझे, पूछते कि क्या ये वीडियो सही है, क्या जो आपने बनाया वो सही है, बताइए। हम जवाब देते, सवाल जवाब होता, मैटर वहीं पे खत्म होता, वहीं पे बिहार के मजदूरों का मदद हो जाता। मैंने तो पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पे जो वीडियो बनाया है, मैं चाहता हूं कि वो कॉपीराइट फ्री वीडियो है, आप लोग दिखाइए उस चीज को कि कैसे बोरा में
तमिलनाडु में, चेन्नई में वो रेलवे स्टेशन है पेरम्बूर, वहां पे कैसे बोरा में भर भर के 4 तारीख को ही वीडियो बनाया था मैं। जिस फ्लाइट से बिहार सरकार का प्रतिनिधि जो गया था तमिलनाडु में, उसी फ्लाइट से चेन्नई मैं भी गया था, उसी फ्लाइट से। चिराग पासवान जो है चेन्नई में बैठ के जो है वीडियो बनाए थे, जिसमें मजदूर लोग जो है बोल रहे थे, अपनी समस्याओं को बता रहे थे, वहां पे मैंने भी वीडियो बनाया था। जरा सोचिए, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुआ। जब तेज प्रताप जी का मैं इंटरव्यू लेता हूं तो उस समय जो है अच्छा है, मनीष कश्यप बढ़िया है, ठीक है। और जब मैं तेजस्वी जी से सवाल पूछ देता हूं तो मनीष कश्यप खराब है। मैं ऐसा यही क्यों? जानना चाहता हूँ कि तेजस्वी से एग्जैक्ट खटकी कब, मतलब एक मेरी खटकी नहीं, हाँ मतलब कि मेरा तो कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग यूट्यूबर हैं, हम जो है सवाल पूछना जानते हैं। हम लोगों ने सवाल पूछा, उनको लगा कि कहीं मेरे कुर्सी के बीच में मनीष कश्यप तो किसी दिन खड़ा ना हो जाए, कहीं मुझे मुख्यमंत्री बनने के पीछे जो है बनने से ये रोक तो ना ले, ऐसा उन्हें लगा। इस बात का उन्हें डर लग गया शायद से, इसलिए उन्होंने मुझे साइड करने का प्रयास किया। आप एक चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। हाँ लड़ चुके हैं, मैं हाँ। बोला है। हम्म। अब आगे क्या है 2024 मनीष कश्यप के लिए, 2025? मैंने अभी सोचा नहीं है, और जब मुझे पता चल जाएगा इन सब चीजों के बारे में, देखिए मौका मिलेगा तो आदमी क्यों नहीं लड़ेगा, एकदम बिल्कुल लड़ेगा, लड़ना है एकदम। लेकिन मैंने अभी इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं है। मैं जहां हूं वहां सही हूं, वहां से सवाल कर रहा हूं। आप लोग मौका दे रहे हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। आप लोग अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं कि बिहार के बारे में मनीष कश्यप बात करें। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि एक लड़का जो है जेल से बाहर निकलता है, जो 15 केस में बेल लेके आता है। 15 केस में मैं बेल लेके आया हूँ, और उसको जो है आप लोग जो है नेशनल न्यूज पे, बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े यूट्यूब पे जो है मौका दे रहे हैं अपनी बातों को रखने का। तो मैं जहां हूं वहां पे सही हूँ। मैंने सामान्य तौर पे जितना इतिहास, राजनीति, 33 साल की पत्रकारिता के अनुभव में देखा है कि जो ऊपर से टफ देखता है वो अंदर से बहुत इमोशनल होता है। मैंने वो भी आपकी तस्वीर और वीडियो देखी है जब आपको पेशी पे ले जाया जा रहा था। तो इस दौरान कब कब ऐसे मौके आए जब कभी मनीष कश्यप को लगा कि यार यहाँ पे रुक जाना चाहिए था? देखिए, जब मेरे ऊपर एनएसए लग गया, जब 4 अप्रैल को जज साहिबा ने बोला, तमिलनाडु में मदुरई में मेरा बहस हो रहा था कि सेंड हिम बैक टू, इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना। जब मेरे से पूछा गया कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि आई फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम हियर, बिकॉज लैंग्वेज प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, वेदर प्रॉब्लम, आई एम फ्रॉम बिहार, आई कांट सर्वाइव हियर। जब मैंने ये बात बोला तो उनको लगा कि हाँ, आई फेस ए लॉट ऑफ एफआईआर इन बिहार, दैट्स व्हाई प्लीज सेंड मी बैक टू पटना। तो उनको लगा कि इसको जो है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी बिहार में भी एफआईआर, तो बिहार में भेज दिया जाए इसको। तो जज साहिबा ने बोला कि इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना। 4 तारीख की बात है, 7 साढ़े 7 या 8 बज रहा होगा रात का। 4 तारीख को है 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। देखिए कितना एक्टिव, और कितने बजे, 4 तारीख को 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया। 5 तारीख को मुझे वो कागज मिला, साइन करना था मुझे, मैंने साइन किया। 5 या 6 तारीख को मैंने साइन किया। जब मुझे लगा कि मेरे ऊपर एनएसए लग गया ना, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे रुक जाना चाहिए था। मैं सिविल इंजीनियर था, मुझे वहीं काम करना चाहिए था। अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे इन लोगों ने देशद्रोही साबित कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जब मैं अपनी माँ से बात किया तो मुझे हिम्मत आया। मम्मी ने बोला, मेरी माँ ने बोला कि तुमको बचा लूंगी मैं निकाल दूंगी, तुम निकल जाओगे, 1 महीना के अंदर निकल जाओगे। मैंने भाई से बातचीत किया तो भाई ने बोला, माँ रोती थी मेरी, लेकिन फोन पे मेरे साथ कभी नहीं रोती थी। जब फोन कट जाता था, मैं जेल से फोन करता था अपनी माँ को, जेल से मैं फोन करता था। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, सरकार के नियम के अनुसार जो है, एक बार जो है, हाँ, तो मैं जेल से जब फोन करता था तो मेरी माँ जो है फोन पे नहीं रोती थी, लेकिन फोन कट जाता था तो बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा। वो वाला वीडियो कब का है? वो एनएसए लगने के बाद का है, जब आप माँ से मिलते हैं? और एनएसए लगने के बाद है, जब आप आए थे पेशी? हाँ, एनएसए लगने के बाद है। और जब मैं तमिलनाडु से बिहार आ गया था तब का वो वीडियो है। तो वही इमोशनल क्षण था सबसे ज्यादा जब एनएसए लगा था? उस समय मैं पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन इस टूटे हुए बच्चे को, इस टूटे हुए बेटे को जो है ना, एक माँ ने फिर से जोड़ दिया और मजबूत कर दिया। वहां पे जब आप जेल में थे तो व्यवहार कैसा था? ठीक था? देखिए, व्यवहार ठीक मैं कैसे कहूँ, और खराब भी मैं नहीं कह सकता, मुझे तो एकदम अलग रखा गया था।
आप मेरे से बात करेंगे तब ना मैं बताऊंगा कि आपका व्यवहार अच्छा है कि नहीं है। जी। आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे तब ना, या कुछ अच्छा करेंगे तब ना। मेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया, किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया, मुझे अलग रखा गया एकदम। और पटना के जेल में? पटना के जेल में भी मुझे हाई सिक्योरिटी में अलग रखा गया था, ताकि जो है कहीं कुछ गलत ना हो, ये चीज़ है। इसके लिए मुझे अलग रखा जाता था। लेकिन पटना के जेल में कमाल की बात ये है कि ज़रा सोचिए, जिस आदमी पे एनएस लगा हो, जिस आदमी पे इतने सारे केस लगा हो, वहाँ पे जो है पुलिस वाले, जो जेल पुलिस अलग होता है, कारा पुलिस अलग होता है। तो जो कारा पुलिस वाले हैं, तो वो लोग अपनी समस्या लेके मेरे पास आते थे कि मनीष जी, आप जब बाहर निकलिएगा तो आप हम लोगों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। आप ये ज़रूर बोलिएगा कि हम लोगों का 2 शिफ्ट में ड्यूटी है, हम लोगों को समस्या होता है। जेल में कैदी से ज़्यादा तो गुलाम जेल पुलिस है बिहार में।